आपके स्क्रीन पर आने को तैयार हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें, बाजार से लेकर राजनीति तक का हाल। इसके अलावा खास चर्चा भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई से बड़ा झटका लगा है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगाई है। हालांकि जो मौजूदा ग्राहक हैं, जो पहले से जो कस्टमर्स हैं, उनको क्रेडिट कार्ड की सेवाएं पहले जैसी ही मिलती रहेंगी, लेकिन नए क्रेडिट कार्ड जारी करने में, नए ग्राहक जोड़ने से अब आरबीआई का एक्शन पड़ा है कोटक महिंद्रा बैंक पे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, हमें बताइए आखिर पूरी खबर है क्या, किस तरह के जो है वो कमियां पाई हैं आरबीआई ने जिसकी वजह से इस तरह का एक्शन लिया गया है? जी हाँ, सबसे पहले तो ये बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्शन है वो ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर है, और ये सिर्फ नए कस्टमर्स है, पुराने कस्टमर्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स अब बैंक यूज नहीं कर पाएगा, मतलब नए जो ग्राहक हैं वो अब नहीं जोड़े जा सकेंगे। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक्शन दिया है, लगातार 2 साल के रिव्यू के बाद किया है। 2022 और 2023 2 सालों तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू किया, बैंक के साथ बातचीत की। ये भी बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक से जवाब मांगा और बार बार जो इंगेजमेंट हुआ, उसके बाद अनसेटिस्फैक्ट्री जवाब के बाद इस तरीके का एक्शन इनिशिएट किया गया है। यहां पर हम ये भी याद दिला दें कि हमने ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को 15 अप्रैल को बताया था कि एक आउटेज हुआ था बैंक में, जहां पर जो कस्टमर्स थे वो अपना पैसा तक नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि बैंक का कोर बैंकिंग सर्वर पर असर पड़ा था, जिससे न सिर्फ ब्रांच की सेवाएं बल्कि एटीएम विड्रॉल पर भी असर पड़ा है। अब मजे की बात यह है कि जो प्रेस रिलीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की है, उसमें भी इस इंसिडेंस का जिक्र किया गया है। बोला गया है कि 15 अप्रैल को जो रीसेंट गड़बड़ियां पाई गई थी, उससे रेगुलेटर बिल्कुल नाखुश है, और फाइनली अभी के लिए इस तरीके के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सेक्शन 35A के तहत बैंक पर लगा दिए गए हैं। अब इसका निस्तारण कैसे होगा? एक ही तरीका है कि बैंक एक्सटर्नल ऑडिट कराए और बाद में अपने सिस्टम्स को सुधारे। लेकिन एक चीज और अंकुर समझना चाहेंगे, जब इस तरह की कार्रवाई होती है और हम जानते हैं कि डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग आज एक बड़ा कस्टमर बेस और बाकी सब चीज़ें, कितना बड़ा सेंटिमेंट पर फर्क पड़ता है, किस तरह का मैसेज जाता है इस तरह से, क्योंकि ग्राहक तो अगर कोई अफवाह भी बाजार में आती है तो उससे पैनिक हो जाता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता दूं, जो बैंक का लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक 95% जो ट्रांजैक्शंस होते थे पर्सनल लोन्स के, वो डिजिटल हो रहे हैं। 99% नए क्रेडिट कार्ड जो बेचे गए हैं वो डिजिटली बेचे गए हैं। तो मैं एक संख्या के आधार पर बता दूं कि बिल्कुल आरबीआई की तरफ से ये बड़ा कदम है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक इस समय आप देखेंगे, और खासकर कोविड के बाद डिजिटली बैंक के साथ जुड़ते हैं, और बैंक ने भी जो ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स है वो बढ़ाई है। लेकिन रेगुलेटर को यहाँ पे तकलीफ ये है कि उसके एवज में जो इंफ्रा क्रिएट करना चाहिए था वो बैंक ने शायद नहीं किया है, और इसी गड़बड़ी की वजह से ग्राहकों को दिक्कत हो रही है। तो कस्टमर्स के जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है, उसके लिए यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कदम उठाया है। शुक्रिया करेंगे अंकुर इस अहम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को अगर हम एक निचोड़ बताएं इस पूरी खबर का, तो यह है कि आप बतौर कस्टमर एक बैंक की सेवाएं ले रहे हैं, बैंक का विस्तार भी हो रहा है, बैंक आपको तरह तरह के तमाम ऑफर्स, तरह तरह की सेवाएं दे रहा है, लेकिन उन सेवाओं को आपको बेहतर तरीके से वो सेवाएं मिले, डिजिटली वो सेवाएं मिले, उसके लिए जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि तकनीकी जो सपोर्ट चाहिए, उसमें कमियां पाई हैं आरबीआई ने। और 2 साल से इस बारे में लगातार जो है वो आरबीआई चिंता जाहिर कर रहा था। कई बार इस बारे में बैंक को चेतावनी भी जारी की गई, लेकिन कोई बहुत संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है।
चलिए, इस खबर के साथ अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर। और इस सेगमेंट में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से जो गर्मी है, अप्रैल में जो गर्मी पड़ रही है, उसने एसी की डिमांड को बढ़ा दिया है। इस पर आज खास चर्चा। जी हाँ, ये जो गर्मी का जोर है वो एसी की डिमांड मोर वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले, हमने आपको खबरें भी दिखाई थी, जो पूर्वानुमान जारी किए थे कि इस साल यानी साल 2024 की जो गर्मी है वो भयंकर रहने वाली है और अप्रैल के महीने में ही ये सही साबित होती नजर भी आ रही है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, यूपी के कुछ इलाके, इनके अलावा और भी कई राज्य इसमें शुमार रहे जहां पर गर्मी ने अप्रैल में ही अपना असर दिखाना शुरू किया। गर्मियों से इस बचाव की खातिर जाहिर है लोग एसी और कूलर अपने घरों में पहले से इंस्टॉल रखते हैं और जिनके पास नहीं है वो अब इसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब अप्रैल महीने से ही एसी कूलर का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से एयर कंडीशनिंग के जो बाजार है वो जबरदस्त वहां पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। जिन घरों में पहले से एसी नहीं थे वहां एसी इंस्टॉल होने लगे हैं। पुराने एसी को छोड़ अब अपग्रेड हो रहे हैं लोग, नए एयर कंडीशनर्स को खरीद रहे हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी वाले एयर कंडीशनर हैं उसकी ओर रुख कर रहे हैं। यही नहीं, इतनी ज्यादा डिमांड है कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एसी इंस्टॉलेशन का जो वेटिंग पीरियड है, एवरेज वेटिंग पीरियड, वो भी बढ़ गया। अमूमन आप एसी खरीदते हैं तो उसको इंस्टॉल करने एक टेक्नीशियन आता है, तो वो टेक्नीशियन आपके घर अब देरी से पहुंच रहा है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते इस तरह की देरी बताई जा रही है और जाहिर है इसकी वजह अचानक से आई डिमांड है। वैसे भारत का एसी बाजार दुनिया के सबसे पोटेंशियल बाजारों में गिना जाता है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। गर्मी तो है, एसी बिकेगी तो पैसा आएगा और जाहिर सी बात है ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। लेकिन ये डिमांड किस तरह की है, सप्लाई क्या मैच हो पा रही है, आगे किस तरह के डिमांड के रुझान मिल रहे हैं, इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ विजय सेल्स के एमडी नीलेश गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने समय निकाला, बहुत ही अहम विषय है और ये इतना अहम विषय हो गया है कि मैं पढ़ रहा था कि इंस्टॉलेशन का जो टेक्नीशियन जाता है लोगों के घर पे वो अब देरी से पहुंच रहा है, इतना ज़्यादा डिमांड है। तो हमें तो पहले ज़रा फॉल्स के बारे में बताइए, किस तरह की डिमांड, क्या वाकई इस बार जो समय से पहले गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है उसका फायदा जो है वो एसी कंपनियों को हो रहा है? नमस्कार। बेसिकली अगर इस साल हम देखें कि मार्च के लास्ट वीक से ही गर्मी ने काफी पकड़ ले ली थी और जो अनुमान आईएमडी ने लगाया था कि इस बार हीट वेव काफी आएंगे और गर्मी टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। और जो हमने देखा है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर भी जो पिछले लास्ट वीक में एक दिन ऐसा था जो 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था और 39 डिग्री सेल्सियस आया था। इस वजह से पूरा वॉक इन जो आ रहा है वो या तो कूलर लेने आ रहे हैं या एसी लेने आ रहे हैं और थोड़ा बहुत फ्रिज में भी इजाफा हो रहा है। तो काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है इस साल। बट हमें एक और ध्यान रखना चाहिए कि पिछले साल हमारा जो एसी का सीजन था वो खराब हो गया था क्योंकि लगातार बीच बीच में ऑल ओवर इंडिया बारिश आई थी। तो आई थिंक ये साल उस साल पिछले साल की जो खामियां थी वो पूरा कर देगा और काफी अच्छा चल रहा है एसी का सीजन गर्मियों के मद्देनजर रखते हुए। नीलेश सर, एक चीज मुझे बताइए कि किस तरह के एसी की डिमांड ज्यादा नजर आ रही है? क्या ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग जिनके पास पहले से विंडो एसी है या जिनका एसी एक पुराना एसी है, क्या अपग्रेड भी आप देख रहे हैं? क्या इस तरह की भी आपके पास ग्राहक आ रहे हैं? इस तरह के भी जो है वो चुनाव के साथ लोग सामने आ रहे हैं? देखिए, जब भी गर्मी ज्यादा पड़ती है आपको दोनों ग्राहक मिलते हैं, जो पहली बार एसी लगा रहे हैं या जिनको अपने घर में जिस कमरे में एसी नहीं था वहां लगाना है, और साथ साथ जिनके घर में पुराना एसी था वो भी चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो 8-10 साल, 6 साल, 8 साल, जैसे जैसे साल चलता है एसी,
उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और जब पीक समर होता है तो कई एसी जो 8-10 साल पुराने होते हैं वो काम नहीं करते हैं, कूलिंग उतना नहीं दे पाते हैं। एक तो वो रीजन है। दूसरा, अब ग्राहकों को ये भी समझ में आ गया है कि अगर हमारा 6-7 साल पुराना एसी है या 5-6 साल पुराना भी एसी है, और अगर वो ठीक भी चल रहा है बट वो बिजली बहुत खींच रहा है, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कई ग्राहक तो अच्छे चलते हुए एसी को भी चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें मालूम है कि उनके बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो ओवरऑल डिमांड दोनों तरफ से है, फर्स्ट टाइम बायर की तरफ से भी है और अपग्रेड की तरफ से भी है। बहुत अहम बात आपने कही और यहां पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ डेटा मैं सामने रखना चाहता हूं कि जो एयर कंडीशनर बाजार है भारत का, वो पूरी दुनिया में बहुत आकर्षक बाजारों में गिना जाता है और इसकी एक वजह है क्योंकि एक साल में कुल एसी बिक्री में जो 60% हिस्सा है वो सिर्फ गर्मी के सीजन से। हम ये भी जानते हैं कि कई बार कुछ ऑफर्स की वजह से या ऑफ सीजन के प्रॉफिट की वजह से कि वहां एक फायदा हो जाए, कुछ लोग ऑफ सीजन भी एसी लेते हैं। कई इलाके ऐसे होते हैं जो ह्यूमिड होते हैं, खासतौर पे मुंबई जैसे इलाके जहां पर हम देखते हैं कि नवंबर अक्टूबर में भी गर्मी पड़ती है, तो उस दौर में भी एसी परचेजिंग होती है। लेकिन अगर हम केवल गर्मी के सीजन की बात करें तो 60% हिस्सा सिर्फ गर्मी के सीजन से एसी एयर कंडीशनर बाजार से आता है और ये डिमांड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में नजर आ रही है। विजय जी, ये जो फिजिकल मतलब किस तरह का चुनाव ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन भी एसी लोग खरीद रहे हैं। बतौर कंज्यूमर आमतौर पे मैं तो बड़ा ट्रेडिशनल ग्राहक हूं, मैं तो स्टोर पे विजिट करके ही कोई सामान खरीदता हूं। तो जरा ग्राहकों के इस टेस्ट के बारे में बताइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह के ट्रेंड्स हैं? देखिए, ग्राहक दोनों तरफ है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है, बट जब कैटेगरी वाइज आते हैं, अगर मोबाइल में देखेंगे तो थोड़ा सा ऑनलाइन में ज़्यादा शेयर रहता है, बट अगर हम अप्लायंसेस और स्पेशली लार्ज अप्लायंसेस में देखेंगे तो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में तकरीबन तकरीबन ज़्यादातर ग्राहक चाहते हैं कि हम शोरूम में जाके प्रोडक्ट को देखें, समझें, कोई सेल्समैन उन्हें रूबरू बताए कि क्या इसमें फीचर्स हैं और क्या नहीं है, और फिर वो खरीदारी करें। बट इसके अलावा एक मार्केट और उभर के आ रहा है, वो ऑनलाइन का है, जहाँ पे जिन लोगों के पास समय की कमी है और वो नहीं आ पाते हैं और उनको तुरंत चाहिए, तो वो ऑनलाइन में बुक कर देते हैं। तो इस बार गर्मी की वजह से हमने देखा है कि विजयसेल्स.com पे भी काफ़ी अच्छा आउटपुट आया है एसी और कूलर का। नीलेश जी, अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक होकर जानना चाहता हूं, अब मार्केट में कई ब्रांड्स के एसी मौजूद हैं, आपके पास जो डेटा है वो क्या कहता है कि किस ब्रांड की ओर रुझान ज्यादा नजर आ रहा है या जहां ट्रस्ट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है? सर्विस के मामले में कौन बेहतर है? देखिए, तकरीबन तकरीबन आप देखिए, एसी के 4-5 ब्रांड्स हैं जो टॉप ब्रांड्स हैं, जैसे कि वोल्टास है, डाइकिन है, ब्लू स्टार है, हिटाची है, मित्सुबिशी है, ये सारे ब्रांड्स की, एलजी है। इन सब ब्रांड्स के हर एक ग्राहक अपना अपना रहता है, और तकरीबन तकरीबन मोर और लेस आप देखेंगे, ग्राहक को इस वक्त जो चाहिए वो ये चाहिए कि कौन सा ब्रांड उनको डिलीवरी और इंस्टॉलेशन जल्दी कर दे। आज उनको गर्मी इतनी सहन नहीं हो रही है कि अगर उनको ब्रांड ए चाहिए, वो ब्रांड बी लेने को तैयार है, अगर ब्रांड बी उनको प्रॉमिस करे कि मैं जल्दी से जल्दी एसी इंस्टॉल करूँ। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। तो थोड़ा मैं यहाँ आपको फंसाऊंगा इस मामले में, क्योंकि हमारा सीधा वास्ता हमारे दर्शक और कंज्यूमर से है। तो अगर हमारा जो दर्शक देख रहा है और वो इस उधेड़बुन में है कि उसे एक एसी इंस्टॉल कराना है, ज़रा अपने तजुर्बे से बताइए और मैं थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा सा फंसाऊंगा भी। आप बताइए, आपने कौन सा एसी लगवा रखा है अपने घर में? सर, हमारे घर में 3 से 4 ब्रांड के एसी लगे हुए हैं, अलग-अलग कमरों में, और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। हमें ये देखना था कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो वोल्टास भी लगा हुआ है, डाइकिन भी लगा हुआ है, ब्लू स्टार भी है और हिटाची भी है। ठीक है, चलिए सर, आपने इंस्टॉलेशन की बात की, ज़रा बताइए क्या समय है, मतलब ये वाकई वेटिंग पीरियड वाली जो खबरें आ रही हैं, ये इस चैलेंज से आप लोग भी दो चार हो रहे हैं? जाहिर सी बात है, कई बार स्टोर में कंज्यूमर पहुंचा, उसने कोई एसी सेलेक्ट किया, बहुत पसंद आया, और अब जब एसी ले जाना है तो वो वेटिंग पीरियड वाली बात आ गई। क्या ये चुनौती अभी फिलहाल नजर आ रही है डिमांड की वजह से? देखिए, ऐसा पिछले हफ्ते बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा वेटिंग हो गई थी, बट अब कंपनी भी गियर अप हो गई है, तो अब तकरीबन आप समझिए 2 से 3 दिन में इंस्टॉलेशन हो रहा है।
कभी कभार संडे कुछ ज्यादा सेल हो जाती है तो आपका 4 दिन तक चला जाता है, बट 10 दिन पहले तकरीबन 6 से 7 दिन तक चला गया था ये नंबर। एक सर और मेरा सवाल था कि अ, अब आने वाले वक्त में, मतलब अभी तो हमने देखा कि भाई वक्त से पहले गर्मी, हालांकि इसने, जैसा आपने कहा कि पिछले बार जो बेमौसम बरसात थी उसकी जो भरपाई थी वो इस गर्मी ने कर दी। अब आने वाले वक्त में आप डिमांड को किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो पूरी गर्मियां बाकी हैं। देखिए, मेरे ख्याल से जिस शिद्दत से गर्मी आई है उसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से पूरा अगला महीना, मतलब मई के महीने में काफी अच्छी डिमांड रहेगी। और नॉर्थ को अगर देखते हैं तो नॉर्थ में जून जुलाई तक सीजन चलता है, तो मेरे ख्याल से इस बार डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। और अगर गर्मी इतनी ही इसी हिसाब से पड़ी तो शायद लास्ट में हमारे पास स्टॉक की शॉर्टेज भी हो सकती है। आप सोचिए कि इस तरह के चैलेंज हैं, इस तरह का डिमांड है। एक चलते चलते सर, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं। आपके पास तो बहुत से जगहों से अनुभव आ रहे होंगे, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज और रूरल बेल्ट्स में भी क्या अब डिमांड पिकअप हो रही है? किस तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर अब धीरे धीरे कोविड के बाद कंपनियों ने, चूंकि वहां पर भी लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी आईटी कंपनियों ने अब लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे रखा है कोविड के समय से, एक फ्लेक्सिबल ऑफिस वर्क है। तो क्या इस तरह की डिमांड नजर आ रही है जो पहले टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में कम नजर आती थी? अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो तकरीबन पूरे भारत में डिमांड है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी है, छोटे गांव कस्बों में भी जो कंपनीज वाले बताते हैं हमें, ब्रांड से जब बात होती है तो तकरीबन, क्योंकि अब क्या हो गया, धीरे धीरे सबकी आमदनी बढ़ गई है और किसी में तकलीफ उठाने की क्षमता नहीं रही। तो जरा सी गर्मी होगी तो अगर वो एसी नहीं ले पाएंगे तो कूलर ले लेंगे, बट कुछ ना कुछ तो साधन लेते ही हैं। तो डिमांड ओवरऑल बहुत अच्छी चल रही है अक्रॉस टीयर 1 टीयर 2 एंड एवरीवेयर। तो ये बेहतर है मार्केट के लिए, और ये बेहतर है एसी बाजार के लिए, और बहुत क्षमता वाला ये बाजार। और जिस तरह से नीलेश सर कह रहे थे कि पूरी तरह से जो है उस डिमांड को मैचअप करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चैलेंजेस बने हुए हैं। बाकी पहलुओं पर भी हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और हर पहलू पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आगे भी हम आपको पैनल में बुलाते रहेंगे, आपका से बातचीत विश्लेषण चलेगा। फिलहाल यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कुछ और भी खबरें हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चलिए अब बात करते हैं आज के बाजार की। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव रुझान और मेटल शेयरों में तेजी के दम पर बाजार लगातार चौथे दिन हरे निशान में बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स में 114 अंक की मजबूती नजर आई, वहीं निफ्टी में 34 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। बाजार के दिन भर का एक्शन बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश भीलवाड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, बताएं आज कैसा रहा मार्केट? बाजार में अच्छी खरीदारी नजर आई। निफ्टी का ये चौथा सेशन है जब लगातार इस हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर इसका चार्ट देखें तो पिछले 2 सेशन से निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके चार्ट में कुछ 22,500 520 के पास का जो लेवल है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा सा दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ रिलायंस जो सबसे हाई वेटेज वाला स्टॉक है वो 50 DMA पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा जा नहीं पा रहा। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी थी। अगर इसका सीरीज का पूरा चार्ट देखा जाए तो इस सीरीज में निफ्टी बैंक ने कुछ 3% का अपमूव दिया है और ये तीसरा सीरीज है जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई है। दूसरे बॉर्डर इंडिसेस के बाद तो दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप में ये तीसरा सेशन था जब लगातार खरीदारी नजर आई। मिड कैप का चार्ट देखें तो मिड कैप ने कुछ 49,650 लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, जिस वजह से मिड कैप में काफ़ी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। साथ ही साथ मिड कैप ने एक हफ्ते का हाई का स्तर भी छुआ।
छुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप ने तो रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। साथ ही साथ ये तीसरा सेशन है जब इसमें भी लगातार खरीदारी दिख रही है। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी मेटल आज का टॉप सेक्टोरल गेनर था, जो कि कुछ 2.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसके टॉप गेनर्स थे स्टील अथॉरिटी और एनएमडीसी। अब स्टील अथॉरिटी का चार्ट देखें तो दरअसल स्टॉक ने एक बहुत ही अहम हाई के ऊपर जाता हुआ नजर आया, उसे अच्छे से ब्रेकआउट देता हुआ ऊपर गया हुआ है। साथ ही साथ 4 सेशन में स्टॉक ने कुछ करीबन 12-13% का अपमूव दिया है और आज 12 ईयर हाई का स्तर भी छुआ है। दूसरा स्टॉक जिसने इंडेक्स के ऊपर ले गया वो था एनएमडीसी का। इसका भी चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया हुआ था, जहां पर फंसा हुआ था, आज वहां से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो रियल्टी और फार्मा भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। सेक्टोरल लूजर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप सेक्टोरल लूजर था, जो कि 2 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद इसमें बिकवाली नजर आई। इसके जो टॉप लूजर्स देखें तो परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा नजर आते हैं। परसिस्टेंट का चार्ट देखें तो ईयर हाई से कुछ 20% का डाउन मूव दिया है, जबकि टेक महिंद्रा ने भी कुछ करीबन 15% का डाउन मूव दिया है। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी पीएसयू भी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। 2 सेशन से खरीदारी हो रही थी और अब जाकर लाल निशान में बंद हुए हैं। और इसके टॉप लूजर्स में हमें इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा नजर आता है। तो ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, लेकिन नेगेटिव भी नहीं था, थोड़ा सा पॉज होता हुआ नजर आया है। रिया करेंगे अंश आपका मार्केट की अपडेट के लिए, और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी शरद दुबे बता रहे हैं आखिर किन शेयरों में दिखा भरपूर एक्शन। जी शरद बताएं। जी बिल्कुल, दिन के 5 स्टॉक्स या जो बस कर रहे थे उसको हम लाते हैं 5 का पंच में। तो सबसे पहला स्टॉक है चेन्नई पेट्रो। नतीजे बहुत शानदार देखने मिले, स्टॉक में भी बहुत अच्छी तेज़ी आई थी, वन ऑफ द टॉप गेनर्स था निफ्टी 500 इंडेक्स में। और देखा जाए तो कामकाजी मुनाफे में जो है लगभग 53% सीक्वेंशियल ग्रोथ आया। यही मार्जिन्स की बात करें तो 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की जो है उछाल भी आई है। और डिविडेंड एक बड़ा चीज़ होता है, लगभग 55 रुपये प्रति शेयर का आया, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5% का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी अनाउंस किया गया। तो बहुत भारी डिविडेंड आया है और ऑपरेटिंग नंबर्स में भी स्ट्रेंथ आई है। सिप्ला भी वन ऑफ द टॉप गेनर्स था आपके निफ्टी इंडेक्स में। या इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई जहां पे उन्होंने मेंटेन बाई रखा है, लक्ष्य रखा था 1550 रुपये प्रति शेयर, और उन्होंने इनिशिएट किया है एक लॉन्ग रेटिंग का। अब वो एक्सपेक्ट करें कि और ज़्यादा अर्निंग्स अपग्रेड्स आगे देखने मिल सकता है अगले 2 वित्त साल में। और जो की पाइपलाइंस है स्पेशली जो यूएस मार्केट्स को लेके, वहाँ पे इस ब्रोकिंग हाउस का बुलिश नज़रिया था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कल आए थे नंबर्स, लेकिन आज जो थे भारी गिरावट देखने, तो ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड भी थोड़ी आई थी। ओवरऑल नंबर्स तो मैं इनलाइन कहूँगा, लेकिन जो चाय का सेगमेंट है यहाँ पे उनकी मार्केट शेयर लॉस हुई है, लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का जो है मार्केट शेयर गिरा है। और उनके जो बेवरेज सेगमेंट है ऑलमोस्ट अपार्ट सिर्फ 3% ही ग्रोथ दे पाई है, तो उसके कारण जो है इम्पैक्ट आया है। और एक्सेप्शनल लॉस भी था, जिसके कारण पैट नंबर्स जो है एस्टिमेट से कम आए हैं। चौथा स्टॉक रहेगा MCX। यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे चौथे तिमाही में देखने मिले और स्टॉक में भारी गिरावट आया है। कॉस्टिंग फ्रंट पे जो अभी भी हायर है, तो अभी तक वो जो क्लैरिटी है सॉफ्टवेयर कॉस्ट की जो गिरावट किया, आगे जाते हुए क्या इम्पैक्ट देखने मिलेगा, वो जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो रहेगा, उसको भी हम ट्रैक करने वाले हैं। 5वां स्टॉक या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कह सकते हैं वो है मेटल पैक का। यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स देखे तो सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था आज के दिन के ट्रेड में, और 2% के ऊपर जो है अब मोस्ट ऑफ द डे जो है ट्रेड किया था आपके। और इसमें 2 बात आती है, सबसे पहला आता है कि भारत में जो है बेस मेटल प्राइसेस के दाम हैं वो अपने मल्टी ईयर हाई लेवल्स पे गए हैं। और दूसरा है चाइना मार्केट को लेके। चाइना मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है कि पॉलिसीज़ ईज़ हो सकते हैं चाइना में, और इस तरह पॉलिसीज़ अगर चाइना में ईज़ होने लगेंगे तो जो एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वो पिकअप होगा। और चाइना सबसे बड़ा मार्केट है बेस मेटल्स के लिए, तो उसके कारण डिमांड बढ़ रही है, तो उसके कारण प्राइसेस भी बढ़ रही है। और वो रब ऑफ इफेक्ट जो है हमें देखने मिल रहा है इंडियन स्टील स्टॉक्स को लेके, मेटल स्टॉक्स को लेकर, और कुछ माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स को भी लेके। तो ये 5 थीम या स्टॉक्स है जो आज 5 के पंच में हैं। शुक्रिया करेंगे शरद आपका 5 का पंच, ये सेगमेंट और तमाम एक्शन भरे स्टॉक्स बताने के लिए। और वैसे कल बजाज फाइनेंस के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे बता रही हैं स्नेही। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि NII है वो 8077 करोड़ पर एक्सपेक्ट है। 29% का अपटिक हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PPOP पर भी 30% का अपटिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिटेबिलिटी भी 16% ऊपर एक्सपेक्ट की जा रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बट अगर हम निम्स की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन निम्स के फ्रंट पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल। निम्स 10.3% पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कंपेयर टू 10.5% जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो ROA में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। 12.6% ROA एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू 5% जस्ट सिक्वेंशियल बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इतनी बड़ी अपटिक हम ROA पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ ROE पे थोड़ा सा हम कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 19.6% पर ROE की प्रतीक्षा है कंपेयर टू 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर हम Q4 अपडेट की बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने बताया था कि उनका FY24 AUM जो है वो 34% से बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। डिपॉजिट बुक में भी हम 35% की अपटिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लार्जली हमें क्या एक्सपेक्ट करना है? निम कॉन्ट्रैक्शन ये जारी रह सकता है, इसकी उम्मीद है। प्रोविजंस शायद थोड़े से ऊपर जा सकते हैं ये टाइम। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ज़्यादा हद तक स्टेडी रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से कम हो जाएंगे, 5 बेसिस पॉइंट से कट की एक्सपेक्टेशन है क्रेडिट कॉस्ट की, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बढ़ने की थोड़ी सी उम्मीद है। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे इन बजाज फाइनेंस के आंकड़ों में, उनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है, अनसिक्योर्ड लोन बुक की एसेट क्वालिटी कैसी है, RBI ने जो एक्शन लिया था EMI और ई-कॉम कार्ड्स पर, अब उसका स्टेटस क्या है, मैनेजमेंट का सक्सेशन और ट्रांजिशन प्लान क्या है, और लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके हाउसिंग सब्सिडियरी के लिस्टिंग प्लान्स क्या है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम कल के आंकड़ों में पाने की उम्मीद रखेंगे। बट जी हाँ, अच्छे आंकड़े टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पे बजाज फाइनेंस की उम्मीद है कल। प्रयास नहीं इस अहम अपडेट के लिए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।